हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 का 28 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से इन 28 शिफ्टों में जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए, तो आने वाले शिफ्टों में किस लेवल के और किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम आपको लगातार जो भी एसएससी सीएचएसएल का पेपर समाप्त होता है तो उसके आधारित पर शाम को 7:05 पर पूरे पेपर का हल करवाते हैं। तो आज जिस तरह से 18 नवंबर को चारों शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है, तो उसके आधारित पर इस पेपर को आप देकर जरूर जाना अपने पेपर में। तो जिनका भी कल 19 नवंबर को पेपर होने वाला है या आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर बाकी है, इस पेपर को एक बार जरूर हल करना, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और सवालों का आइडिया भी मिल जाएगा कि किस लेवल का और किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे तो 12 नवंबर से लेकर पहले 16 नवंबर तक जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था 20 शिफ्टों का, इसमें सवालों का लेवल कुछ अलग था। लेकिन जब से कल 17 नवंबर को और आज 18 नवंबर को ये 8 शिफ्ट पेपर कंप्लीट हुए हैं, तो इसमें याद रखिएगा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। सिंगल क्वेश्चन आपका नए टाइप के नहीं देखने को मिल रहा है, चाहे आप जीएस की बात करें, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ओके, तो याद रखिएगा। तो आपको क्या काम करना है कि जिनका भी पेपर बाकी है तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है और उनमें जो भी आपका टॉपिक दिया उन टॉपिक से सवाल पढ़ लेना है 2023 और 2024 का। आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे आप जीएस की बात करें, इंग्लिश, मैथ हो या चाहे रीजनिंग की। ओके, तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर देख लेंगे। तो आज की इस क्लास का 60 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये अति संभावित पेपर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। और आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा कि आपका किस तारीख को और किस शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ओके, चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पी सुब्बा राव को। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो पंजाब राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बास्केटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है? बताइए, जो बास्केटबॉल का खेल होता है इनमें कितने खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है? कितने कितने प्लेयर रहते हैं? तो 5-5 प्लेयरों का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो सभी संगठन का आप मुख्यालय भी याद कर लीजिएगा, जैसे WTO का, WHO का, WIPO का, इन सभी का आप मुख्यालय जरूर पढ़ लीजिएगा और उनका स्थापना पढ़ लीजिएगा। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? और जिनका भी भाई आने वाले शिफ्ट में सभी 28 राज्यों के सीएम याद कर लीजिएगा, वर्तमान में कौन क्या है, 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, और ये जैसे कि कोई योजना दे देगा और पूछ देगा कि ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस स्थान पर स्थित है? नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह त्यौहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा का है।
जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। बताइए कौन सा त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का है, जहां पर नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। तो नुआखाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो छऊ नृत्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। अनुपमा भागवत सिंह किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? अनुपमा भागवत ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये सितार से जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरे आपके एग्जाम तक ये क्लास हमको देनी है। तो इसलिए भाई अपना एग्जाम डेट हमें जरूर कंफर्म करिएगा और नोटिफिकेशन को तो ऑन कर लीजिएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो सरजीत तारकनाथ दास ने शुरू किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? बताइए किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? देखिए जायद के फसल तो अलग मौसम के होते हैं, खरीफ के मौसम भी अलग मौसम के होते हैं, रबी के भी अलग होते हैं, लेकिन निशा के अभी तक भाई इसे अलग नहीं किया गया, वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कॉल करिए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा पल्लव वंश के द्वारा। भाई और आपको 2023 और 2024 के जितने भी लेखक से संबंधित सवाल पूछे गए हैं पुस्तक वाला, उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक आध सवाल पूछ दे रहे हैं पेपर में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए दोस्त, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। बताइए किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने यह शुरू किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24।
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो वर्ष 2020-21 से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो सर जी हुमायूं की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में? तो 1989 में हुआ था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई अपने शिफ्ट से पहले जरूर इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा और आपको 2023 और 2024 के क्वेश्चन देखना है और जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे उनके टॉपिक से सारे सवाल को पढ़ना है भाई, जल्दी से जल्दी। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सर जी भारत की राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए 100 जो आपका चौथा संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सर जी 2019 में। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। तो अब यहां से मेरे दोस्त आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे काफी अच्छी तरीके से। बताइए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा भाई 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है भाई? परसीव का मतलब होता है अनुभव। स्पेलिंग आप चेक करते रहिएगा। हमारे हिसाब तो भाई अनुभव का स्पेलिंग ठीक है। परसीव का। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो संसद होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है? यही आपका स्पेलिंग रॉन्ग है। PARLI होता है, फिर उसका ए होता है। पार्लियामेंट जिसे संसद बोलते हैं, देखिए इसमें PARLIMENT दे रखा है, ये छोड़ दिया है। पास्ट टाइम जो हमारा मनोरंजन होता है उसका स्पेलिंग ठीक है। परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? दृढ़ता होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट का इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया है। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हेड इन द क्लाउड्स। इसका मतलब कि जैसे कि असली दुनिया से दूर, व्यवहारिक न होना। बताइए क्या हो जाएगा? असली दुनिया से दूर, व्यवहारिक न होना, इसका मतलब बीइंग इन द क्लाउड यानी बादलों में रहना। बिल्कुल ये हो जाएगा भाई, बिल्कुल अलग रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, व्यवहारिक नहीं होना। तो हेड इन द क्लाउड्स का इडियम क्या हो जाएगा? बीइंग इन द क्लाउड्स हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन का मतलब कि जो शासन क्षेत्र होता है, अधिकार जिसे हम बोलते हैं, शासन क्षेत्र, या आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त अधिकार भी बोल सकते हैं। बताइए इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? गवर्नेंस हो जाएगा भाई, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ये होगा नहीं भाई। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो आप एक्सप्रेस करते हैं या अभिव्यक्ति जो जताते हैं।
और वायलेशन मतलब उल्लंघन, किसी चीज़ का आप उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन बोलते हैं वायलेशन। और डिसेंट मतलब हमारा जो वंश होता है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन जूरिसडिक्शन का सिनोनिम्स क्या होगा, गवर्नेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक मीनिंगफुली। हिज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। बताइए। सन, सुन, सन, सन। भाई सन का स्पेलिंग क्या होता है वही आप फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिल करना है, यानी हिज सन होगा। सन का स्पेलिंग क्या होता है, SON, यानी हिज सन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क। बताइए। एक आदमी जो कि ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन वो स्पेशल तौर पर अपने काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा। वैग्रेंट बोलेंगे। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, आवारा होता है। भाई जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहा है किसी काम से, तो वो आवारा होगा नहीं। नॉमेड, नॉमेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं खाना बदोश, खाना बदोश जिसे हम बोलते हैं भाई। पिलग्रिम का मतलब क्या, जो तीर्थयात्री होते हैं। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, तीर्थयात्री जिसे हम बोलते हैं। और इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, भ्रमणशील। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इटिनरेंट का मतलब होता है भ्रमणशील, डी विल भी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए दोस्त इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, फटाफट बताइए। जैसे ऑफिलिएट, ऑफिलिएटिव मार्केट होता है जैसे किसी से जुड़ना, किसी का जुड़ाव करते हैं, अफिलिएट मार्केट करते हैं ना भाई। अफ्लिक्शन, दुख या कष्ट, दुख या मेरे दोस्त कष्ट भी बोल सकते हैं आप, ठीक। एनसीएस का मतलब क्या होता है, चिंतित। अप्रेजल का मतलब कि मूल्यांकन, जो अप्रेजल हम करते हैं, मूल्यांकन जो हम करते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग कुछ अलग होता है मेरे दोस्त। अप्रेजल का, अप्रेजल का स्पेलिंग होता है APP होता है, RAISAL होता है अप्रेजल। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल P दिया है, तो ये इस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट वीक। पिछले सप्ताह उसने नहीं देखा, यानी आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। तो दोस्त मेरे सिंस बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मेलो ट्यून ऑफ द फ्लूट सूथेस्ट मी। तो भाई हमसे तो केवल इस मेलो का एंटोनिम पूछा, यानी यही अंडरलाइंड वर्ड है। तो मेलो का बताइए क्या हो जाएगा। मेलो का मतलब होता है दोस्त मेरे शांत, शांत होता है, या होता है आपका मृदु। क्विट का मतलब क्या होता है, शांत। ये तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्यूट तो होगा नहीं। हार्श हो सकता है, क्योंकि हार्श मतलब कठोर होता है। गोल्डन मतलब क्या होता है, सुनहरा होता है, तो शांत का सुनहरा होगा नहीं। लिरिकल मतलब कि जो हम काव्यात्मक करते हैं, क्या काव्यात्मक जो हम जिसे कहते हैं। तो इस सवाल का दोस्त मेरे हार्श हो जाएगा। हार्श का मतलब होता है कठोर, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। इंडिया इज नॉट ऑन वार विथ पाकिस्तान। तो दोस्त मेरे आपने कभी ऑन वार देखा कि 8 वार देखा है। एक सामान्य वर्ड है भाई 8 वार, यानी दोस्त मेरे इंडिया इज नॉट 8 वार विथ पाकिस्तान। युद्ध में होना, यानी इंडिया इज नॉट 8 वार विथ पाकिस्तान, यानी इंडिया नहीं तो भाई पाकिस्तान क्यों, यानी भारत पाक के साथ युद्ध पर नहीं है। जब यदि इंडिया इज नॉट ऑन वार विथ पाकिस्तान का सही मीनिंग आप देखेंगे तो इसका मतलब कि जो भारत है वो पाक के साथ युद्ध पर नहीं है। यदि नॉट 8 वार हो जाएगा
तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाएगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं है, ऐसे होगा। तो दोस्त मेरे आपका कौन सा गलत है? नॉट ऑन गलत है, क्या सही होगा आपका? नॉट एट सही होगा, क्योंकि इस सवाल दिया पूछा कि आप सिलेक्ट द करेक्टली करिए, करेक्टली रेक्टिफाई द करिए, तो नॉट ऑन गलत है, नॉट एट सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्लॉपी का मतलब लापरवाह जिसे हम बोलते हैं, लापरवाह, या बोल सकते हैं अव्यवस्थित, अव्यवस्थित भी बोल सकते हैं आप। तो इसका बताइए उल्टा क्या होगा? अनटीडी। अनटीडी का मतलब होता है अव्यवस्थित, अनटीडी का भी मतलब होता है दोस्त मेरे अव्यवस्थित। इसका तो स्लॉपी का सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र होता है, और डैशिंग हो सकता है, क्योंकि डैशिंग का मतलब होता है दोस्त मेरे जोशीला, जोशीला होता है, और फुर्तीला भी होता है, फुर्तीला भी होता है। तो इसका उल्टा स्लॉपी का, जैसे लापरवाह अव्यवस्थित का उल्टा क्या होगा? जोशीला फुर्तीला हो जाएगा। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा जो होता है, रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा होता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे। क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सम टाइप्स ऑफ सक ब्लड, मतलब कि कुछ प्रकार के रक्त चूसते हैं, यानी सम टाइप्स ऑफ लीच, छानना। लीच का मतलब क्या होता है? छानना होता है, ये होगा नहीं। लैच का मतलब होगा ताला लगाना, ताला लगाना, तो ये भी नहीं होगा। लीच हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रकार के जो रक्त चूसते हैं लीच। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लीक रिसाव तो होगा नहीं, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43, तो मैथ के सवाल, मैथ के सारे क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, एसआई सीआई पढ़ लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉफिट परसेंटेज लॉस एसआई सीआई पढ़ लीजिएगा, और पहला चैप्टर आपका जो नंबर सिस्टम उसको पढ़ लीजिएगा। रेशियो वाला चैप्टर देख लीजिएगा, सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिए, 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। साधारण ब्याज पूछे, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है 9%, टाइम 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ भी दे सकता है, बटे में 100। बस गुणा भाग का दीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। 25 नवा कितना होगा? 200 आपका 25 होगा, 25 नवा 225, 225 गुणे 3 कितना होगा? 3 5 15 का 5, 3 9 6 7, 3 9 6 यानी 675। इस सवाल का बी ऑप्शन। तो इस सवाल का आपका कितना राइट आंसर होगा? 675 हो जाएगा। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, एसआई बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को 100 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए, 120 नोट बुक बेच रहा है एक दुकानदार को, भाई केवल 40 नोट बुक के यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो जा रहा है केवल 40 नोट बुक के बेचने पर, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो दोस्त मेरे ये सवाल को बिल्कुल मुश्किलों से थोड़ा दिमाग से, जैसे कि हम मान लेते हैं एक नोट बुक का जो है वो सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। यदि हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है, तो दोस्त मेरे 120 नोटबुक का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। हमने एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस माना वो 1 रुपया, तो उसी तरह 120 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो दुकानदार का लाभ कितना होगा? दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है? तो सर जी 40 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, यानी 40 रुपया हो जाएगा। भाई सवाल तो साफ साफ बोल रहा है ना कि 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यदि हम एक नोटबुक का यदि सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लेते हैं,
उसी प्रकार 120 नोट का जो कुल विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपया होगा। तो साफ साफ सवाल बोला है कि दुकानदार का लाभ जो है वो 40 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के 40 हो रहा है, यानी 40 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो दुकानदार का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? दुकानदार का कास्ट प्राइस यदि हम निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस 120 का है और प्रॉफिट कितने का बेचने पर है? 40 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। 80 रुपया उसको कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 40 तो नोटबुक बेच रहा है बटे में 80 इंटू 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 5 दाम 50, यानी 50% को उसको क्या हो रहा है? लाभ प्रतिशत हो रहा है, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त मेरे, ऐसे सवाल हल होते हैं मेरे दोस्त। ठीक, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त मेरे? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला क्या होता है? n+1 अपान में 2 प्राकृतिक संख्या के लिए। तो 40 + 1 बटे में 2, तो 41.2। 41 का आधा कितना होता है? 20.5। 2 का भाग जब 41 में कराएंगे तो 20.5 आपका आएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1 बटे में 2। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² होता है। फॉर्मूला तो भाई आपको मालूम होना चाहिए। और डायमीटर आपको दिया है मेरे दोस्त 42 सेंटीमीटर। यदि देखिए 4 तो है, पाई का वैल्यू रख देंगे आर का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो आप जानते हैं कि d बराबर 2r होता है। तो d बराबर 2r, r का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं d/2। तो d आपका डायमीटर आपका 42 दिया है बटे में 2, यानी r कितना निकल गया? 21 सेंटीमीटर निकल गया। जब हमारा r 21 सेंटीमीटर निकल गया तो इस r की जगह हम रख देंगे पाई का वैल्यू 22/7, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई रख देते। देखिए r का वैल्यू 21 आ चुका है, क्योंकि डायमीटर जब 42 देता है तो उसका आधा रेडियस हो जाता है, आपको मालूम होगा। तो एरिया बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। 4 पाई के वैल्यू 22/7, r के वैल्यू 21, यानी 2 बार 21 कर दीजिए क्योंकि r² है। तो 7 त्रिक 21, 22 88 गुणा 21 तिया 63, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? 3 8 24, कौन सा आएगा? 5524 आ गया क्या कि 5544? तो सर जी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर होएगा। इसका आंसर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 88 गुणे 63 करिए, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे। क्वेश्चन नंबर 47। यदि a/b बराबर 7/9 है और b/c बराबर 5/6 है तो c और a का क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। तो सर जी हमसे पूछा है केवल c a का, तो a/b/c। a/b का अनुपात कितना दिया है? 7:9। उसके बाद b और c का अनुपात कितना दिया है? 5:6। तो जब इस तरह का सवाल देता है तो 9 को इधर बढ़ा दिया जाए, 5 को इधर बढ़ा दिया जाए। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो हमसे किसका किसका पूछा है? c और a का, यानी अनुपात में जाएंगे तो c अनुपात a। c का कितना दिया है? 54 दिया है, और a का कितना दिया? 35, यानी c और a का क्रमशः अनुपात कितना होगा? 54-35 होगा। 54-35 पहला ऑप्शन। बताइए, हमेशा याद रखिएगा 9 को इधर बढ़ा देंगे राइट साइड में, और इधर एक छूटा रहेगा, 5 को इधर बढ़ा देंगे, और सीधे सीधे गुणा करना है आपको, सीधे सीधे, क्रॉस नहीं, सीधे सीधे। ठीक है, तो हमसे c और a का पूछा। देखिए c का 54 था और a का 35 था, आंसर आ गया। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे। क्वेश्चन नंबर 48। अरविंद ने आरएस 450 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि कोई सामान आप 450 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 500 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ से तो आपको 50 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। किससे हो रहा है? 450 से हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 5 0 0 कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, यानी
100/9, 100/9 का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो यानी ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 सही 1/9%। क्या मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? यदि है भाई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। इस सवाल कॉल करिए, जैसे कथन दिया है सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे खच्चर हैं। बताइए भाई। बस इसका कथन यदि आपने बना लिया तो निष्कर्ष बिल्कुल आसान होता है। जैसे कि सभी घोड़े यानी सभी हार्स, हार्स मतलब घोड़े, सभी घोड़े क्या है? वो सभी डंकी है, डंकी मतलब गधे होते हैं, है ना दोस्त? ठीक, क्या है? सभी घोड़े क्या है भाई? गधे हैं, यानी डी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। उसके बाद सभी गधे यानी सभी गधे क्या है भाई? वो खच्चर है, खच्चर को हम के से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमारा ये कथन बन चुका है बिल्कुल अच्छी तरह। अब देखिए निष्कर्ष पहला क्या दिया? सभी गधे क्या घोड़े हैं? क्या सभी गधे यानी सभी क्या गधे घोड़े? नहीं भाई, बिल्कुल साफ साफ नहीं, क्योंकि सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे घोड़े नहीं है भाई, है ना? सभी हार्स तो भाई डंकी है नहीं, तो पहला तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है भाई। सवाल साफ साफ दिया है, कुछ खच्चर क्या गधे हैं? कुछ खच्चर क्या गधे हैं? क्या डंकी? बिल्कुल हैं भाई, पूरी तरीके से हैं। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है मेरे दोस्त, केवल दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी सवाल का सेकंड राइट आंसर हो रहेगा। ओके, समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 50। इस सवाल को हल करिए भाई। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? यहाँ पे तो भाई काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर आपका दिया है और हमें 46 आंसर लाना है, लेकिन ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। सवाल बोला कि समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी भाई पहला ऑप्शन रखेंगे तो 46 बराबर 46 आना चाहिए आपका, यानी RHS बराबर LHS आना चाहिए, यानी इस समीकरण को हल करने पे आपका 46 आना चाहिए, वो भी 2 और 4 के बदलने से। चलिए पहला ऑप्शन को हम उठा रहे, ध्यान से देखिएगा, 2 और 4 को हम बदल रहे हैं, जहां जहां 2 रहेगा वहां 4 रखेंगे, जहां 4 रहेगा वहां पे 2 रखेंगे। देखिए 12 गुणे 2 है तो 4 रख देंगे, -6 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 5 गुणा 4 है तो 2 रख देंगे प्लस 10। साइन बदलने के लिए नहीं बोला। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या 46 आंसर आता है। 12 चौं 48 माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 15 दूना 30। भाई कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना भाई? हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ पे गुणा गया। देखिए गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस गुणा प्लस, उसका गुणा गुणा 2 बार है, गुणा गुणा 2 बार प्लस, ठीक है। तो 12 चौं 48 इधर से माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 3 पच्चे 15, 15 दूना 30 प्लस 10, है ना? अब देखिए फिर प्लस को प्लस में करिए और माइनस 42 करिए, ये प्लस 48 है और ये प्लस 30 है, कितना हो जाएगा? 78, 78 10 कितना होता है? 78 10 88 होता है ना? बिल्कुल 88 में से आप 42 को कम करिए, देखिए कितना आएगा? 46 तो आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 8 में से 4 घटाएंगे 4, यानी 46। यानी पहला ही ऑप्शन भाई 2 और 4 रखने से हमारा 46 बराबर 46 आंसर आ चुका है। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 51। एक निश्चित कोड भाषा में फाइन को 96 32 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और लाइन को 29 46 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में फाइन यफ के लिए कोड क्या होगा? तो सर जी जब यहाँ पे FINE दिया है, फाइन में देखिए 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड भी दिया गया है। उसके बाद लाइन है LINE, लाइन में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया। हमसे यफ का कोड पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सिंगल यफ पूछा उसको कॉमन चेक करेंगे। देखिए फाइन में केवल यफ है, लाइन में यफ नहीं है, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। जब कॉमन वाला मेथड नहीं लगता है तो दूसरा मेथड हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है? जो कोड होगा उसमें लगता है, यानी नंबर में। चलिए सभी नंबर को एलिमिनेट करते। देखिए फाइन में 9 है और लाइन में 9 है तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। फाइन में 6 है तो लाइन में भी 6 है तो 6 को एलिमिनेट कर दिया जाए। फाइन में 2 है
लाइन में भी 2 है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए जिसमें यफ होगा उसी में आंसर होगा, यानी फाइन में हमारा आंसर होगा, यानी 3 नंबर बच रहा है, तो यफ का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। तो इस सवाल का दोस्त मेरे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 52। इस सवाल को हल करिए जरा, कितना राइट आंसर आएगा बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए भाई। जैसे सवाल देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई टू एक्ट को ZX MN HO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एक्ट योर एज को CO MB ZX के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो इसी कूट भाषा में एक्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सर जी एक्ट का पूछा है, तो सिंगल जब हमसे पूछा है तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए ट्राई टू एक्ट में भी एक्ट है और एक्ट योर एज यानी एक्ट योर यूज में भी एक्ट है। इसका मतलब इस बार भाई हमें एक्ट तो कॉमन मिल गया। जब एक्ट आपको कॉमन मिल गया तो इसका मतलब दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, है ना दोस्त। जैसे देखिए पहला का कोड यहाँ पर है, दूसरे का कोड इधर है, तो देखिए पहले कोड में आपका ZX यहाँ पर है और दूसरे कोड में ZX इधर है, यानी एक्ट का कोड कितना हो जाएगा ZX हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब आप सभी को सिंगल पूछे, चाहे नंबर चाहे अक्षर है, सबसे पहले कॉमन चेक करिए। यदि कॉमन मिल गया तो उसके कोड में भी आपको कॉमन मिल जाएगा जरूर से मेरे दोस्त। ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 11, 18, 25, 32, 39। अगली संख्या क्या आएगी 11, 18, 25, 32, 39। तो सर जी 11 से 18 नंबर बढ़ रहा है, यानी +7 किया, 18 से 25 +7 किया, 25 से 32 +7 किया, 32 से 39 +7। तो सर जी इसमें तो +7 करा, यानी 39 में +7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा +46 आ जाएगा। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। सवाल दिया है कि 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सर जी सबसे पहले तो वृत्ताकार केंद्र बना लीजिए, इसका एक केंद्र O हो जाएगा। 6 व्यक्ति को बैठाना, 1 2 3 4 5 6, यही 6 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे, एक एक व्यक्ति को बैठाते चलेंगे प्रश्न के हिसाब से। देखिए E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है, बिल्कुल। यदि हम दोस्त मेरे A को यहाँ पे बैठा लेते हैं तो E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है। A तो बीच में होगा, C को इधर बैठा देते हैं, E को इधर बैठा देते हैं, तभी तो साथी A का निकटतम पड़ोसी E और C होंगे। एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन देखिए, D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है। इस बार D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है, C तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, इस बार B को यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो साथी C का निकटतम पड़ोसी B होगा, तो D यहाँ बैठ जाएगा भाई। तभी तो देखिए D और C का निकटतम पड़ोसी बीच में B होगा, है ना दोस्त। अब दूसरा देखिए, F जो है वो D के ठीक दाएं बैठा है, यानी ठीक के राइट साइड में कौन बैठ जाएगा, F यहाँ बैठ जाएगा। बिल्कुल हमारा तो सवाल बन गया भाई बहुत अच्छी तरह। सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन F और A दोनों का निकटतम पड़ोसी है। F यहाँ पर है, A यहाँ पे है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी E हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त में किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए भाई। इस सवाल को हल करने में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए तो बताइए, या ना समझ में आए तो बताइए। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 55। फीस का कोड 4268 है, रेट्स का कोड 2357 है, तो यस का कोड पूछ दिया। जब यस का कोड पूछा है तो हम सबसे पहले कॉमन चेक कर लेंगे। सिंगल पूछा, देखिए फीस में यस है और रेट्स में भी यस है, यानी यस तो सर जी दोनों में कॉमन मिल गया। जब यस दोनों में कॉमन मिला तो इसका मतलब इस नंबर में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। 2 देखिए दोनों मिल रहा है, 4268 में 2 है और 2357 में 2 है, यानी यस का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस सवाल का पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 56। जून 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये करंट अफेयर के सवाल पूछे गए भाई,
जून 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तो गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहले स्थान पर देश था वो अमेरिका देश था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। उजाला योजना कब शुरू किया गया था? उजाला योजना तो सर जी 1 मई 2015 को शुरू किया गया। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उजाला योजना 1 मई 2015 को। अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? वलित पर्वत का प्रकार देखिए कौन कौन, जैसे कि अरावली रेंज है, एपालाचियंस है और यूराल पर्वत, ये भाई वलित पर्वत के टाइप है, लेकिन राइन घाटी नहीं है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये टोटल आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त मेरे कि आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए होंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में यदि डाउट है तो साथी जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार के यदि आपको टेंशन हो रही है एग्जाम को लेकर तो कमेंट में अपना भाई जो सोच है उसको जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। ओके, हम आपका हर एक कमेंट देखते हैं और अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा क्योंकि आपके पेपर तक पूरा क्लास प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।